हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज का एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम जानेंगे राष्ट्रपति का पावर क्या होता है, राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे होता है, राष्ट्रपति भारत में क्या होता है। तो इसके लिए एक हम वीडियो लेकर अभी आए हुए हैं। जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे से भी शेयर करिए। तो आइए राष्ट्रपति के बारे में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या है। तो देखिए, ये राष्ट्रपति का जो पद है ना, ये ब्रिटेन के सम्राट जो है, वहाँ के जो राजा हैं, उनसे इनका कंपैरिजन किया गया है। जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से किया गया है। तो ये राष्ट्रपति भारत का जो है ना प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है। और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं, यानी तीनों सेनाओं का जो हेड होते हैं, उसको हम सीडीएस कहते हैं। और सीडीएस के ऊपर जो होते हैं वो मंत्रालय से कनेक्ट रहता है, और मंत्रालय जो है वो राष्ट्रपति से डील करता है। यानी कि सेना के तीनों सेनाओं में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर जो पद है वह राष्ट्रपति का पद है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होइएगा राष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। जैसे इनका पद क्या है, कार्यकाल क्या है, इनका निर्वाचन कैसा होता है, पुनः इनका निर्वाचन होगा कि नहीं होगा, वह राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। कोई राष्ट्रपति थोड़ा ही बन जाता है। तो आइए इसके लिए हम आपको एक एक अनुच्छेद समझाएंगे। अनुच्छेद 52, सबसे पहले अनुच्छेद 52 जो कहता है वह राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में इंगित करता है। तो राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। उसके बाद में है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो है कार्य एवं शक्ति के बारे में वर्णन करता है। राष्ट्रपति का कार्य क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, इसके बारे में अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 जो है वह निर्वाचन के बारे में उनके बताया गया है कि निर्वाचन क्या है। अनुच्छेद 55 जो है निर्वाचन की रीति, यानी कि कैसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति की चुनाव की जाती है, ये बताया गया है अनुच्छेद 55 में। निर्वाचन की रीति मतलब राष्ट्रपति को हम कैसे चुन सकते हैं, राष्ट्रपति का वोटिंग कैसे होता है। उसके बाद में है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो है पद अवधि, यानी कि पद जो है राष्ट्रपति का कितना साल तक का रहता है, इसके बारे में चर्चा किया है। अनुच्छेद 57, जो अनुच्छेद 57 है, ये पुनः निर्वाचन, यानी कि एक बार कार्यकाल आप कर लिए तो फिर दोबारा आपको राष्ट्रपति बनने के लायक है या नहीं है, ऐसे नियम उसमें है कि नहीं है, ये बताता है अनुच्छेद 57। उसके बाद में अनुच्छेद 58 जो है, अनुच्छेद 58 जो है वो योग्यता बताता है कि कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या पागल भी बन सकता है, या पढ़े लिखे ही बन सकते हैं, या अनपढ़ भी बन सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि शपथ, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिला सकता है, राष्ट्रपति अपना शपथ कैसे लेते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और लास्ट में है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि संवैधानिक चीजों का अवहेलना कर रहे हैं, संवैधानिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा सकते हैं और राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति भी बुरा में जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 61 बताता है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। यहाँ एक पद तो आप जानते हैं, अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 53 जो है ये कार्य और शक्ति का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 54 निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये कैसे होता है, इसके बारे में जरा हम जानते हैं। जो मुख्य बात होगी आपको हम नोट कर देंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इसको हम, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, तब तक हम इसको फिर से मिटाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए, निर्वाचन जो कहता है अनुच्छेद 54, पानी इसमें
अनुच्छेद 54 जो कहता है निर्वाचन, तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए एक लोकसभा होते हैं, लोकसभा से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। किसमें किसमें? अनुच्छेद 54 जो बताता है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताता है। तो देखिए निर्वाचन में कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं अभी। तो देखिए निर्वाचन में वही व्यक्ति भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का वोटिंग वही व्यक्ति करेंगे जो लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। देखिए लोकसभा में निर्वाचित जो सांसद जाएंगे वो भाग लेंगे, राज्यसभा से जो निर्वाचित होंगे वे भाग लेंगे, विधानसभा में जो निर्वाचित होंगे वे भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद का मेंबर इसमें भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? हाँ, एक और बात है कि इसमें निर्वाचित का क्या मतलब है। निर्वाचित का मतलब है कि जो चुन कर जाते हैं, जनता से जो चुन के जाते हैं लोकसभा में या विधानसभा में, वही लोग वोट दे सकते हैं। ये समझने वाली बात है कि लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में जो जनता के द्वारा चुनकर विधायक सांसद भेजे जाते हैं वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अदरवाइज मनोनीत सांसद या मनोनीत राज्यसभा या मनोनीत विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब है कि एंग्लो इंडिया के तहत राष्ट्रपति 2 सांसदों को चुनाव करते थे, अभी नहीं करते हैं। 21 तक ये नियम 21 में लागू हुआ कि अभी एंग्लो इंडिया से 2 सांसद का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करेंगे और इस पर चुनाव करने की जरूरत भी नहीं थी, बहुत पुरानी परंपरा थी, तो वे लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। राज्यसभा से जो राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को चुनते हैं वे लोग उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। विधानसभा में जो राज्यपाल हर राज्य के लिए 1 या 2 प्रतिनिधित्व को डायरेक्ट अपने इच्छा से चुनते हैं कुछ नियम से, वो लोग वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब सिर्फ लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के मनोनीत सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आइए इनके बारे में हम बताते हैं कि अनुच्छेद 54 जो है ये क्या है? निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 जो है ये निर्वाचन है। तो ये निर्वाचक मंडल क्या करता है? देखिए निर्वाचक मंडल अभी हम आपको बता दिए हैं कि निर्वाचक मंडल जो है ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग शामिल होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ गए। अब आइए अनुच्छेद 55 के बारे में बताते हैं कि अनुच्छेद 55 क्या कहता है। अनुच्छेद 55 जो है निर्वाचित की रीति बताता है। आपका निर्वाचित का रीति बताता है। देखिए निर्वाचित का रीति क्या है, कैसे प्रक्रिया से चुनाव की जाती है। निर्वाचित के रीति, ये रीति का मतलब हुआ कि किस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो इसके बारे में देखिए, इसमें कुछ नहीं, ये जो है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलता है। ये जो है समान प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलता है, समान प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए संघ से और राज्य से, कहने का मतलब है कि संघ से इसमें कितने मेंबर आते हैं इनको निर्वाचित करने के लिए। संघ से कुल 776 सदस्य रहते हैं, संघ से 776 और राज्य से 4120। देखिए संघ से 776 सदस्य रहते हैं निर्वाचन करने के लिए और राज्य से 4120 सदस्य रहते हैं निर्वाचन मतलब चुनाव करने के लिए। अब देखिए संघ से कौन कौन आएंगे, तो अभी बताए हैं लोकसभा के सदस्य आएंगे, राज्यसभा के सदस्य आएंगे, और राज्य से कौन आएंगे तो विधानसभा के सदस्य आएंगे। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है। तो ये देखिए अब रह गया सवाल कि राज्य से 4120 जाते हैं और संघ से 776 जाते हैं, तो फिर ये तो हमेशा राज्य से ही जो विधानसभा जहां अधिक सीट होगी वहीं से अधिक लोग राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ संसद का वोट का एक वोट का वैल्यू होता है, वैसा ही राज्य के विधानसभा का एक विधायक का वैल्यू होता है, और ये दोनों वैल्यू अपना अपना जगह पे होता है और ये दोनों लोग वोट देते हैं। तो इनको वैल्यू को निकाला जाता है और उसके बाद जो सबसे अधिक वैल्यू जिसको मिलता है वही राष्ट्रपति कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या, इसको कैसे वैल्यू निकालते हैं।
देखिए, एक विधायक अगर मान लीजिए वोट देने जा रहे हैं, एक विधायक का मत देखिए कैसे निकलता है। एक विधायक का मत है, अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो एक विधायक का मत देखिए कैसे निकलता है। तो ये निकलेगा आपका उस राज्य की एक विधायक का मत बराबर उस राज्य के कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित सदस्य, एक विधायक का मत बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के, ये देखिए ये थोड़ा सा मिस हुआ, एक विधायक का मत कैसे निकालेंगे, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुने हो जाएगा आपका 1/1000। ये देखिए, एक विधायक का जो मत होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। उससे एक विधायक का वोट का वैल्यू निकलेगा। कहने का मतलब है जैसे बिहार है, बिहार के राज्य की कुल जनसंख्या कितनी होगी, थोड़ा देर के लिए मान के चलिए, अगर जनसंख्या यहाँ 5 करोड़ है, 5 करोड़ मान लीजिए हो गया, करोड़ है। राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य, विधानसभा यहाँ पे 200 मान लीजिए 43 है, और गुने 1/1000। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मान लीजिए इसका 10 ही आ रहा है रिजल्ट, तो ये एक विधायक का वोट का वैल्यू हो गया 10। ऐसा ही सांसद का भी निकालते हैं। तो सांसद के निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक सांसद का मत बराबर, इधर से दिख रहा है, एक सांसद का मत बराबर कुल विधायकों का मत इसमें होता है। देखिए, कुल विधायकों का मत, एक सांसद का मत बराबर कुल विधायकों का मत बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। एक सांसद का मत बराबर कुल विधायकों का मत, ये जो विधायक आएंगे लोग पूरा उनका मत, और बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। इससे आप निकाल सकते हैं एक सांसद का मत। तो इसका अब निकालने को बता दिए विधानसभा के कैसे निकलता है और सांसदों का मत का वैल्यू कैसे निकलता है। तो ये जितना आएगा उसी के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद में आपको अनुच्छेद 56 बताएंगे। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि पद अवधि, ये जो है ना राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा किया जाता है, और ये अप्रत्यक्ष और गुप्त प्रणाली के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अप्रत्यक्ष गुप्त रूप से। अब आइए अनुच्छेद बताते हैं आपको 56 में क्या कहता है, पद अवधि। पद अवधि देखिए, पद अवधि जो है ये राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ लेंगे उस दिन से वो 5 साल के लिए मतलब पद पर बने रहते हैं। लेकिन इनका भी कुछ रूल है, अगर बीच में
कोई नियम का उल्लंघन कर रहे हैं या संवैधानिक के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं या सांसद उन पे महाभियोग लगाकर इनसे पद ले सकती है। इसमें कोई ऐसी नहीं है। अनुच्छेद 56 में यही कहता है पद अवधि 5 वर्ष के लिए होता है। और देखिए ये जब अपना त्याग पत्र देंगे तो ये उपराष्ट्रपति को ही देंगे, न कि भारत के प्रधानमंत्री को देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए कह रहा है कि अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति वह जितनी बार चाहे भारत के राष्ट्रपति बन सकता है, उस पर कोई बैंड नहीं है। तो 57 में यही वर्णन किया है पुनः निर्वाचन। अब ये अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता को बताता है। क्या बताता है? योग्यता को बताता है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए ये अनुच्छेद 58 में वर्णन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए देखिए सबसे पहली बात कि क्या होना चाहिए कि वो पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए। ये संविधान में नहीं वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसको वर्णन कर देना चाहिए क्योंकि बिन पढ़े लिखे लोग भी अगर बन रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बन रहे हैं, ना कि पढ़े लिखे के आधार पर बनते हैं। लेकिन पढ़े लिखे को रखना चाहिए संविधान में। खैर कोई बात नहीं। अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यता, तो योग्यता में हो गया कि वह सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो, वैसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वही राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा बात कि उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना हो भी हो सके, वो 100 वर्ष क्यों नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिनिमम उनका उम्र 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद में है तीसरा पॉइंट नोट करिए कि वो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य है, लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य है। देखिए लोकसभा के सदस्य 25 साल पे बनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 साल चाहिए। तो ये नहीं आप अब 25 साल में या 30 साल में लोकसभा के मेंबर बन गए और इस बात से आप कहिए कि नहीं हम राष्ट्रपति की दावेदारी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपको कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद में चौथा पॉइंट है कि किसी लाभ के पद पे नहीं हो। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर लाभ के पद पे है, लाभ के पद का मतलब होगा कि वो सरकारी जॉब में है, तो वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाभ के पद पे है यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 58, ये अनुच्छेद 58 हो गया। अब देखिए राष्ट्रपति के लिए इसमें एक निर्वाचक मंडल में 50-50 प्रस्तावक या सांसद की जरूरत पड़ती है। 50-50 इसमें देखिए राष्ट्रपति के कोई कहेगा कि चुनाव में कोई भी भाग ले सकता है। अगर इतना रूल कोई मतलब फुलफिल कंडीशन कर दे, उसकी उम्र 35 साल हो, वह भारत का हो, वो भारत में किसी लाभ का पद पे नहीं हो, लोकसभा चुनाव लड़ने मतलब लोकसभा के मेंबर के लायक हो, तो अगर इतना कंडीशन कोई फुलफिल कर दे तो कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक और नियम लगाया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। 50 अनुमोदक का मतलब हुआ कि 50 सांसद आपके पास होने चाहिए, 50 विधायक आपके सामने होने साथ में चलना चाहिए। अनुमोदक का मतलब हुआ कि 50 सांसद या 50 विधायक, कहने का मतलब है कि आपके पास 100 सांसद या 100 विधायक है तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव दाखिल कर सकते हैं या चुनाव में आप शामिल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है क्योंकि 100 वो अगर किसी के पास होगा वही आदमी जाकर अपना प्रस्तावक या अनुमोदक उसको बना सकता है, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए इसके बाद में 58 हो गया। अब आइए कि इसमें राष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपया, 15,000 रुपया जो होता है आरबीआई या सरकारी खजाने में, सरकारी और कर्जालय में किसी में जमा करना पड़ता है। किसके लिए जानते हैं? इसलिए जमा किया जाता है कि जमानत की राशि बोलती है।
जमानत की राशि के तौर पे राष्ट्रपति उम्मीदवार को 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, तब आप ये सब प्रक्रिया पूरी करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिर उसके बाद में आइए, इसके बाद में कह रहा है कि अगर 1/6 यानी कि 1/6 कुल वैध मत का अगर प्राप्त नहीं हो पाता है, 1/6 कुल वैध मत का प्राप्त नहीं होने पर क्या होगा? नहीं होने पर वो राशि नहीं मिलती है, राशि नहीं दी जाती है। कहने का मतलब है ये जो 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा किया जाता है चुनाव के समय, तो अगर आप कुल मत जितना पड़ रहा है उसका 1/6, अगर मान लीजिए बहुत सारा उसमें प्रत्याशी हो गए, तो 1/6 जो प्रत्याशी अगर 1/6 कुल वैध मत का प्राप्त अगर नहीं करेंगे तो उनकी ये 15,000 रुपया नहीं दी जाएगी, वो जब्त कर ली जाती है, वो सरकार के खजाना में रह जाता है। ठीक है। इसके बाद में समझिए कि अनुच्छेद 60, अनुच्छेद जो है 60, अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि इसमें शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 शपथ यानी कि राष्ट्रपति की शपथ कैसी होती है, कौन कराते हैं, कहाँ होती है, ये सब के बारे में चर्चा किया गया। तो अनुच्छेद 60 में शपथ का चर्चा है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति नहीं कराते हैं। इस दिमाग में रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो भी पद का शपथ ग्रहण होता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। अगर वह नहीं है, किसी कारणवश देश से बाहर है या अस्वस्थ है या वह पद खाली है, तो उसकी जगह पे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो वह त्याग पत्र मुख्य न्यायाधीश को नहीं देंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश को नहीं देंगे, प्रधानमंत्री को नहीं देंगे। वह जब भी देंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देंगे। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन कराता है, तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। अगर वह अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश ही कराएंगे। अदरवाइज अगर इनको अपना इस्तीफा देना होगा तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देंगे। और भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से 6 माह तक, अधिक से अधिक 6 माह तक ये राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद इसको फिर से चुनाव कराना ही पड़ेगा, यानी 6 महीना के ही अंदर आपकी सारी प्रक्रिया कर लेनी है। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति की मिलने वाली सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलेगी, और जो उपराष्ट्रपति अपने पद पे है उसका भी सारा उनको सुविधा मिलेगी, यानी 2 सुविधाएं उस टाइम उनको मिलती है। तो आइए, ये हो गया शपथ, यानी कि शपथ के बारे में हम जान गए कि इनका शपथ कौन दिलवाते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। अब एक और बात आता है कि देखिए, बहुत लोग हैं अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो संविधान में इसके भी चर्चा किया गया है कि अगर हम किसी को राष्ट्रपति बना देते हैं, किसी को सांसद बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को राज्यपाल बना देते हैं, किसी का विधान परिषद का अध्यक्ष बना देते हैं, या किसी को गवर्नर बनाते, जो भी बनाते हैं, उन लोग अपने पद का दुरुपयोग न करें, इसके लिए संविधान में भी वर्णन कर दिया गया है। अगर राष्ट्रपति अपने संविधान की अवहेलना करते हैं, अपने कानून की अवहेलना करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की गई है। अनुच्छेद 61 यही कहता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग। महाभियोग ये जो है महाभियोग, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना हो तो अमेरिका के संविधान से ये लिया गया, अनुच्छेद 61 में ये वर्णित है। तो महाभियोग क्या कहता है? देखिए, महाभियोग ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, किसी अपने देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, तो 14 दिन पहले
14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित लेटर दिया जाता है, उसमें वो सांसदों की 1/4 कम से कम सिग्नेचर होनी चाहिए। इस्तीफा उनको मतलब लेने के लिए राष्ट्रपति के पास एक लेटर भेजा जाता है 14 दिन पहले। 14 दिन पहले भेजना है, उस पर 1/4, इस नोट करिए, 1/4 उस पे सदस्यों का हस्ताक्षर होनी चाहिए, तबे जाएगा, तबे उसको माना जाएगा। 1/4 इनका हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको 1/4 हस्ताक्षर करके भेजा जाएगा उनके ऑफिस में। उसके बाद 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद जिस सदन में इसका चार्ज होगा, मतलब क्या पास होगा, उसके बाद अगले नेक्स्ट में जाएगा, वो 2/3 से इसको पारित कर देंगे। अगर ये 2/3 मतलब एक, मान लीजिए लोकसभा में पारित हो गया तो ये राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा में अगर मान लीजिए जा रहा है तो इसका ये जांच करेंगे, जांच करने के बाद सही पाया जाएगा तो ये भी 2/3 से इसको पारित कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2/3 से एक सदन से दूसरे सदन में जाने के लिए 2/3 से इसको पारित कर दिया जाएगा और इसको महाभियोग समझा जाएगा, इस पर महाभियोग समझा जाएगा और राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, यानी पूरी मेंबर इनको 2/3 के साथ अपना वोट दे दिए और राष्ट्रपति को पद से अपना हटा दिया गया। तो इसलिए अब ये हो गया आपका अनुच्छेद 61 के बारे में। अब देखिए, भारत में 3 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कार्यवाहक के रूप में भी काम किए हैं राष्ट्रपति, और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या थे, वे मुख्य न्यायाधीश थे और वे कार्यकारी राष्ट्रपति भी भारत के रह गए हैं। इसके बाद में आइए, राष्ट्रपति का जो होता है एक सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति 143 के तहत, परामर्श लेते हैं 143 के तहत, और 123 के अनुच्छेद 123 के तहत ये क्या करते हैं, यहाँ अनुच्छेद लिख देते हैं। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद, और ये भी अनुच्छेद 143 परामर्श कहता है और 123 जो है अध्यादेश कहता है, अध्यादेश। ये अध्यादेश जारी करते हैं 1, 2, 3 और परामर्श लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। कहां से लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं 143 के तहत। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना ये कौन से अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। कौन से अधिकार है? ये विधायी अधिकार है। ये रहा राष्ट्रपति के बारे में। अब आइए कुछ बेसिक चीज बताते हैं कि अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है इनका क्रम क्या है। तो ये 14वां है, ठीक है, 14वें राष्ट्रपति ये है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन हुए थे? तो वो हुए थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? वो हुए जाकिर हुसैन, और ये तीसरे राष्ट्रपति थे। और ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हो गई। उसके बाद में आइए कि ऐसे एक निर्विरोध राष्ट्रपति, तो नीलम संजीवन रेड्डी जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कि जिनको निर्विरोध चुना गया। एक बार उन्होंने चुनाव हार गया, दूसरी बार निर्विरोध उनको चुन लिया गया। इसका मतलब ये होगा कि उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। उसके बाद में भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये रहा आज का टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलवाते हैं? तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या राज्य के राज्यपाल होते हैं, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या मंत्री परिषद होते हैं। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति उनको करते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, या अटॉर्नी जनरल होते हैं। जो भी व्यक्ति होते हैं उनका राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। तो इस दृष्टि से राष्ट्रपति का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। और राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए हम बहुत आप लोग को मतलब एक कोशिश किए कि आप लोग राष्ट्रपति के बारे में जान जाइए। तो ये रहा आज का टॉपिक। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।